स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज के सेशन में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपको एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पर लेकर चलिए। हमेशा की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। मतलब कि भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कामयाबी को पाने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम उस कामयाबी को पाने के लिए कोशिश ही ना करें, हम सीधे कहें कि रास्ता कठिन है, रास्ते में कांटे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो मेहनत करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ बेटा सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की सीरीज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम सभी लोग यहां पर देखते हैं और सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस को शो करिए। ठीक है बेटा, तो व्हिच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आंतरिक अंगों की गतिविधि मतलब जैसे हम कहें कि हमारे स्टमक का मूवमेंट है, या हमारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की गतिविधि है, ठीक है, या हमारे यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है हमारा, यानी कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, या हार्ट बीट ब्लड सर्कुलेशन की बात है। तो ये सभी जितने भी हमारे शरीर के अंदरूनी भाग हैं उनकी गतिविधि हमारे तंत्रिका तंत्र के किस भाग से नियंत्रित होती है। ऑप्शन है आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम यानी कि आपका अनुमस्तिष्क, या मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो ये सभी आपके यहां पर नर्वस सिस्टम के पार्ट दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, तो सभी लोगों का यहां पर रिस्पॉन्स आना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि हमारे तंत्रिका तंत्र के किस भाग से हमारे शरीर के जितने भी भीतरी अंग हैं उनके क्रियाकलाप नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड तो ये तो हमारे मेरुरज्जु से हो करके, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है इसके भीतरी भाग में तंत्रिकाएं होती हैं और यही हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर हमारे अंगों पर ये गई हुई होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी बाह्य भाग हैं यानी कि हाथ पैर हैं उनके मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब वही बात करें सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क की, तो ये हमारा जो मस्तिष्क होता है यानी कि हम लोगों का जो ब्रेन है, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा भाग होता है, वो हमारा कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। लगभग 2/3 हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम है यानी कि प्रमस्तिष्क है। यहां से क्या कार्य नियंत्रित होते हैं, हमारा सीखना, पढ़ना, लिखना, याद करना। ठीक है, ये हमारी बॉडी का हार्ड डिस्क है। जो भी डाटा आप सेव करते हो, जो कुछ भी सीखते हो, ये सारी चीजें कहां से आती हैं, आपकी सेरिब्रम से। आपका बोलना कौन सा भाग नियंत्रित करेगा, आपका सेरिब्रम। सुनना, चीजों को समझना, ये सब सेरिब्रम से होगा। सेरिबेलम क्या कार्य करता है, सेरिबेलम ये आपकी बॉडी बैलेंसिंग में भाग निभाता है, मुख्य कार्य आपका कर रहा है। साथ ही साथ सेरिबेलम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये जो सेरिबेलम है ये हमारे शरीर के जितने भी वॉलेंट्री मसल्स के एक्शंस हैं, वॉलेंट्री मसल्स के एक्शन यानी कि जितने भी हमारी ऐच्छिक पेशियों की गतियां हैं उनको ये नियंत्रित करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें मेडुला ऑब्लंगाटा की, यानी कि जो मेडुला का पोर्शन है, ये मेडुला क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां जो हमारा कहना कभी नहीं मानती, अपने हिसाब से काम करती हैं। जैसे आपने कहा, अरे जब से पैदा हुआ तब से हमारा हृदय धड़क ही रहा है, इतने साल हो गए, चलो इसको रेस्ट दे देते हैं, तो क्या ये आपकी बात मानेगा, नहीं मानेगा। लेकिन अगर सोचो बात मान लिया तो, रेस्ट पे चला गया तो आपके नाम के आगे रेस्ट इन पीस लग जाएगा। ठीक है, तो जितने भी शरीर के आंतरिक अंग हैं उनकी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारे सीरीज में ये रहा, मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स
ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू, यानी कि जो भी हम लोग रेन प्रूफ कोट और टेंट के लिए जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं उनमें वाटर प्रूफ के गुणों के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि पानी उनके अंदर क्यों नहीं आता है, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। जो भी हमारे रेन प्रूफ टेंट या रेन प्रूफ कोट होते हैं उनमें सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, या हमारा विस्कोसिटी के कारण, या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है, या इलास्टिसिटी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो बेटा कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये कोई कपड़ा है, अब इस कपड़े पे अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एक ग्लास से भी अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, पानी को गिरा रहे हैं। ठीक है, पानी को हम क्या कर दिए हैं, यहां पर गिरा रहे हैं, तो ये पानी इसको पार ना करके क्या होगा, ये लुढ़क जाएगा। ठीक है, बाहर गिर जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है हमारे किसमें, रेन प्रूफ कोट में और टेंट में। तो ये प्रक्रिया किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से हो रही है, तो ये मुख्य रूप से होती है बेटा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। इसी को क्रिएट करके आप सुई को भी पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। मच्छर पानी के ऊपर बैठता है, डूबता नहीं है, क्यों, तो इसी सरफेस टेंशन की वजह से। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन घुमा करके पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द, यानी कि मानव शरीर में जो वसा है, ठीक है, ये कहां पर एकत्रित होती है या इकट्ठा होती है। ठीक है, यानी कि इन ह्यूमन बॉडी फैट्स यानी कि वसाएं जो हैं ये कहां पर संग्रहित होती हैं या इकट्ठी होती है। ऑप्शन है एपिडर्मिस यानी कि त्वचा में, एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतकों में, लिवर यकृत में, या इपिथेलियम यानी कि स्किन में। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, अगर आप अपने त्वचा की बात करें, स्किन की, तो स्किन जो हम लोगों की होती है यानी कि त्वचा जो होती है ये मुख्य रूप से 3 परत की बनी होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी बाह्य परत जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा होता है डर्मिस या मीजोडर्मिस यानी कि मध्य भित्ति, डर्मिस या मीजोडर्मिस यानी कि मध्य भित्ति, और तीसरी होती है एंडोडर्मिस यानी कि अंतः भित्ति। ठीक है, ये 3 होती हैं। यहीं पर अगर देखें तो यहीं पर हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं, और यहीं पर हमारी ऑयल ग्लैंड यानी कि तैलीय ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। यहीं पर हमारी क्या होती हैं बेटा, स्वेट ग्लैंड यानी कि हमारी स्वेद ग्रंथियां या पसीने की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। अब इन्हीं के नीचे अगर देखें तो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे यहां पर एक परत होती है किसकी, तो एडिपोज टिश्यू की, जो कि वसा के भंडारण का कार्य करती है, और इसी की वजह से हम धीरे धीरे बल्की होने लगते हैं यानी कि मोटे होने लगते हैं, हमारे शरीर का आयतन बढ़ने लगता है। तो हमारे शरीर में जो वसा का भंडारण है बेटा वो कहां पर होगा, तो आपको आंसर मिल गया है, दैट इज बी ऑप्शन यानी कि एडिपोज टिश्यू में इनका भंडारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा। मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इज, यानी कि वो एक तत्व जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं है लेकिन हम उसे कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, वो ऐसा तत्व है कौन सा जिसको आवर्त सारणी में भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोगों को रिस्पॉन्स करना है बेटा कि वो तत्व जो कि आपका प्रकृति में मौजूद नहीं है लेकिन हम लोग उसको कृत्रिम रूप से उत्पादित कर सकते हैं, यह ऐसा कौन सा है, तो बेटा देखो यूरेनियम और थोरियम ये दोनों प्रकृति में हमारे मौजूद है। ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करते हैं। तो यूरेनियम प्रकृति में मौजूद है, यह हट गया, थोरियम भी मौजूद है। अब बचा रेडियम और प्लूटोनियम। अब इनकी अगर हम लोग बात करें बेटा तो रेडियम भी हमारा क्या है, मौजूद है रेडियम, और इसी की खोज की थी
मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और इसी की वजह से क्या है बेटा, यहाँ पर इनकी जो ग्रेव्स हैं वो आज भी चमकती हैं। लेकिन ये प्रकृति में मौजूद है तो ये भी नहीं होगा। हुआ क्या बेटा, प्लूटोनियम, जिसको कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं बेटा हम लोग सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि अगर कहीं पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आती है तो आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या आप जो ध्यान रखेंगे वो है आपका मीना का जलवा है। ठीक है, यही आपको याद रखना है। अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी जिम्मेदार है, मी यानी कि मेथेन यानी कि CH4, ना यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवा है यानी कि जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। तो यहां पर अगर देखें तो क्या बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, नहीं, ये तो एसिड रेन के लिए है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अभी आपका एसिड रेन के लिए है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस है जंतुओं के लिए या हम लोगों के लिए भी। क्यों, क्योंकि इसको सूंघ लिया तो हम पहले क्या होंगे, अगर हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो क्या होगा बेटा, अगर 1 से 2 सेकेंड तक हम सूंघते रहे तो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी, तो हम होंगे बेहोश, हल्का फुल्का चक्कर आएगा, 5 से 6 सेकंड में बेहोश, 15 से 20 सेकंड में कोमा, और उससे ज्यादा तो पूरी सब्जी बटी। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है, जहरीली गैस है। लेकिन जो मेथेन है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने के लिए जिम्मेदार है यहां पर, और ये क्या करती है, एनर्जी को ट्रैप करती है, यानी कि उसको पकड़ती है, अवशोषित करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया, मेथेन हो गया। मूव करते हैं बेटा सीरीज में अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Which of the following is biodegradable, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जैव अपघटनी है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल को हम लोग और क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बेटा जैव अपघटनी। ठीक है, क्या कहा जाता है, जैव अपघटनी। जैव अपघटनी यानी कि जिसको कोई जीव जो है वो क्या कर दे, अपघटित कर दे, यानी कि अपघटन कर दे उसका, तो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहां पर पेपर है, DDT है, एल्यूमिनियम है और प्लास्टिक है। क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल नहीं है, ये तो सैकड़ों सालों तक पड़ा रहता है, पॉलीमर के सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और हमारी सॉइल को, वाटर को पल्यूट करता रहता है, बिल्कुल नहीं है। एल्यूमिनियम मेटल है, क्या ये बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल नहीं। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसके बारे में खोजा था और रिसर्च की थी किसने, तो रशेल कार्सन ने, जो कि कैंसर से पीड़ित महिला थी USA में। और उसके बाद जब इन्होंने सॉन्ग बर्ड की डेथ की बात कही तब इन्होंने अपनी जो बुक कंपाइल करी थी साइलेंट स्प्रिंग, उसमें इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था, और गवर्नमेंट ने यानी कि US गवर्नमेंट ने DDT को कंप्लीटली बैन कर दिया था। क्यों, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है और ये जंतुओं की मृत्यु का कारण बन रहा था, और ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इनमें से कौन बचा, पेपर। पेपर किससे बनाया जाता है, पेपर जो है ये आपका प्लांट से बनाया जाता है। किससे, प्लांट से। प्लांट में क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज का जो सबसे साधारण रूप है यानी कि सिंपलेक्स फॉर्म है वो आपका क्या होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो है पेपर। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल कौन है, तो पेपर होगा यहां पर, बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा। चलिए सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय, यानी कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा वातावरण के प्रदूषण के कारण होती है। एसिड रेन के लिए मुख्य जिम्मेदार आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग पोल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोल है, कोल को हमने क्या किया है बेटा, कोल को हमने बर्न कर दिया,
तो इसकी बर्निंग की वजह से जो डिफरेंट पोल्यूटेड गैसेस निकलेंगी, पार्टिकल निकलेंगे, ये हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग अगर देखें कि गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों में हम लोग जो फ्यूल है यानी कि ईंधन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्यूल की वजह से या फ्यूल की बर्निंग की वजह से क्या होता है, डिफरेंट पोल्यूटेड गैसेस निकलती हैं। या हम लोग ईंट भट्ठों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंट भट्ठों से भी डिफरेंट पोल्यूटेड गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, क्लियर। इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें ईंट भट्ठों में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, तो सल्फर, और ये बना लेती है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर SO2, CO2 और आपका क्या निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि खास तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड आपका निकलता है व्हीकल से और ईंधन को जलाने से। तो ये दोनों जब मॉइस्चर के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, एसिड रेन के दो मुख्य एसिड, एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि H2SO4 और दूसरा नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3। यही आपके अम्ल वर्षा के लिए दो मुख्य जिम्मेदार आपके अम्ल होते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नहीं, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान भी पूछा जाता है, तो पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.5 होता है पीएच किसका, एसिड रेन का। और आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान कितना होता है, तो वो भी आपका 5.5 होता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो अम्ल वर्षा है ये दो मुख्य अम्लों के कारण होती है, ठीक है, क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A mixture of water and alcohol can be separated by, यानी कि पानी और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे समाज के कुछ सभ्य प्राणी हैं जो कि शाम को अपने अपने मंदिरों के सामने कुछ पैसे लेकर के खड़े हो जाते हैं और फिर आपको लड़खड़ाते हुए दिखते हैं या कहीं किनारे पड़े हुए दिखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में वाटर मिक्स करके उसको कंज्यूम कर देते हैं। लेकिन क्या दो लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई फिनोमिना है, बिल्कुल 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 सही है। अब यहां पर अगर आपसे बात करी जाए बेटा फिल्टरेशन के प्रोसेस की, यानी कि छनन की प्रक्रिया के द्वारा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो लिक्विड्स हैं, ये दोनों ही छन करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे, तो इससे सेपरेट हम नहीं कर सकते, ठीक है। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, नहीं, अल्कोहल पहले उड़ जाएगा और फिर थोड़ा अमाउंट जो रहेगा वो वाटर के साथ ही उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उड़ता रहेगा, तो भी नहीं हो सकता। डिकेंटेशन यानी कि खाली करना, बोतल को खाली कर दें अल्कोहल और पानी को मिक्स करके, तो क्या उसको हम खाली करेंगे तो क्या सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। यह है डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा यानी कि जो आपका संघनन की प्रक्रिया है, अलग अलग तापमान पर अल्कोहल और पानी आपके क्या होते हैं, संघनित होते हैं, और इसी प्रक्रिया के द्वारा हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following element does not spread pollution? निम्न में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता, मतलब प्रदूषण फैलाता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, कॉपर है यानी कि तांबा, कैडमियम है, आर्सेनिक है और निकेल है, ठीक है। देखा जाए तो ये सभी क्या है बेटा, हमारी धातुएं हैं, मेटल्स में आते हैं। इनमें अगर हम लोग देखें तो निकेल की कलई करी जाती है, जितने भी हमारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, तो इससे पोल्यूशन कॉज होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो नहीं होगा। आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज हो जाती है, नहीं। कैडमियम की वजह से हमारा क्या होता है बेटा, कैडमियम के कारण हम लोग अगर देखें तो यहां पर ये भी हम लोगों को पोल्यूशन बॉर्न डिसीज कॉज करता है, ठीक है, क्लियर। पोल्यूशन बॉर्न डिसीज ये हमें कॉज करता है, लेकिन कॉपर, तांबा जो है ये हमारा पोल्यूशन कॉज नहीं करता। और कई सारी मिश्र धातुएं हम लोग इससे बनाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तांबा की, तांबा को इससे बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने एक सीरीज में ये क्वेश्चन किया था, जो हमारा गन मेटल है, ठीक है, क्या है बेटा, गन मेटल है,
इसका भी निर्माण अगर किया जाता है तो कॉपर का यानी कि तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तांबे के अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा ब्रॉन्ज की यानी कि कांसा की, तो कांसा को भी बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तांबे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तांबा जो है हमारे पर्यावरण में प्रदूषण कॉज नहीं करता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे सीरीज में, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हिच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर आप में से कई लोग खाते हो अलग अलग तरीके से, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि विनेगर हमेशा हर दिन खाते होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि हमने तो कभी खाया ही नहीं विनेगर, होंगे आप में से कई लोग। लेकिन क्या यहां पर अगर आप देखिए तो क्या विनेगर आपने आज तक कभी नहीं खाया, सिरका खाया है, फास्ट फूड में खाते हो, चाउमीन मैक्रोनी इनमें तो खाते ही खाते हो, 100% है। ठीक है, व्हाइट विनेगर और ब्लैक विनेगर, लेकिन कोई भी आपका विनेगर है, चाहे आप जामुन के सिरके की बात करिए, चाहे आम के सिरके की, चाहे वो आप गन्ने के सिरके की बात करिए या सेब के सिरके की बात करिए, सिरका कोई भी हो, ठीक है, लेकिन कभी भी आप देखेंगे तो विनेगर में, कोई भी विनेगर हो उसमें कौन सा एसिड होता है, क्या लैक्टिक एसिड होता है, बिल्कुल नहीं। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है बेटा, तो ये पाया जाता है आपका दही में। ठीक है, सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे रसदार फल हैं जैसे कि नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम लोग बात करें बेटा मैलिक एसिड की, तो मैलिक एसिड आपका पाया जाता है किसमें, सेब में पाया जाता है। ठीक है, या पके हुए आम की बात करें या पके हुए अंगूर की बात करें, जो मीठे अंगूर हैं उनमें मैलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन एसिटिक एसिड यानी कि जो आपका एसिटिक एसिड है ये आपका क्या होता है बेटा, यही होता है विनेगर यानी कि सिरका। और एसिटिक एसिड का 4 to 6% सोल्यूशन जो है ये आपका कहलाता है विनेगर यानी कि सिरका कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर। चलते हैं हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, G लेटर इन 4G स्पेक्ट्रम इज यूज्ड फॉर व्हिच वर्ड। यानी कि जो 4G स्पेक्ट्रम है हम लोग अपने मोबाइल फोन से इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, तो वहां पर 4G फोन होते हैं, 3G फोन होते हैं, 2G फोन होते थे, 5G भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो उसमें जो G अक्षर है उस शब्द का मतलब क्या है, वो उसका अर्थ क्या होता है। G का मतलब यहां पर ऑप्शन दिया है ग्लोबल दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका गवर्नेंस, तीसरा ऑप्शन दिया है जनरेशन, और चौथा ऑप्शन दिया है गूगल। तो यहां पर जी का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, जी अक्षर का मतलब क्या है स्पेक्ट्रम में, तो हमेशा याद रखिएगा कि 4G है या 5G है, तो 5G यानी कि फिफ्थ, और जी क्या हो गया बेटा, जनरेशन हो गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनरेशन। जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन, ना कि गूगल, ना ही गवर्नेंस और ना ही ग्लोबल। ठीक है, क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ मेंडल इज बेस्ड। यानी कि जो मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि पादरी थे, ठीक है, क्रिश्चियन थे, पादरी थे, और इन्होंने गार्डन पी पर काम किया था, और इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर 3 आनुवंशिकी के नियम दिए थे और आनुवंशिकता उसी पर आधारित है। ठीक है, तो जो मेंडल के नियम हैं, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 3 आनुवंशिकता के नियम दिए थे, वो सिद्धांत जो दिए थे वो किस चीज पर आधारित है, सोमैटिक रीजनरेशन। सोमैटिक रीजनरेशन यानी कि सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है, जो कि शरीर की कायिक कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिकाओं के पुनर्जनन पर आधारित था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के ऊपर था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन के ऊपर था, या ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी थे। ठीक है, तो देखिए बेटा, जो मेंडल ने काम किया था गार्डन पी पर यानी कि मटर के ऊपर, और इन्होंने कुछ बेसिक कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे एक तो लंबा पौधा लिया था और दूसरा बौना पौधा दिया था। ठीक है, एक उन्होंने रंग में हरा रंग लिया था और दूसरा पीला रंग लिया था यहां पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मटर के दाने पीले भी होते हैं और हरे भी होते हैं, दोनों रंग के होते हैं।
ठीक है। तीसरा, इन्होंने सिकुड़े सीड लिए थे यानी कि रिंकल्ड, ठीक है, सिकुड़े हुए बीज लिए थे, रिंकल्ड सीड लिए थे, और दूसरे गोल यानी कि राउंड सीड लिए थे। ये कैरेक्टर्स इन्होंने कंसीडर किए थे और इसी के आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। लेकिन ये सभी कैरेक्टर्स को देखने के लिए कि अगली पीढ़ी में कैसे ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसके लिए उन्होंने करवाया था लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया था। और इनके नियम लैंगिक जनन पर ही आधारित है, क्योंकि मटर पर जो रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है, वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सी ऑप्शन, लैंगिक जनन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे सीरीज में अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, What do plants which grow in salt rich soil says, यानी कि नमक युक्त मिट्टी यानी कि जो लवणीय मिट्टी है, जहां पर लवण यानी कि सॉल्ट की मात्रा अत्यधिक है, ऐसी मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, हैलोफाइट कहा जाता है, या चौथा ऑप्शन आपका सकुलेंट कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहां पर ऐसी भूमि जहां पर पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है, तो पानी की कमी किन क्षेत्रों में होती है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि डेजर्ट यानी कि जो रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे मरुस्थलीय पौधे हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है बेटा, तो जीरोफाइट्स कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो आपके पानी में यानी कि अधिक पानी है, जैसे कि नदियों में या तालाब में या झील में जो पौधे उगते हैं, यानी कि पानी की वहां पर क्या है, अधिकता है, तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोद्भिद कहा जाता है। हाइड्रोफाइट्स यानी कि क्या होगा, जलोद्भिद होगा, और जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद, जो मरुस्थलीय भूमि में हो। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कि जहां पर साल्ट कंटेंट ज्यादा है, यानी कि लवण की अधिकता है, लवण की क्या है बेटा, अधिकता है, तो लवण की अधिकता जहां पर होगी वहां पर जो पौधे उगेंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो उनको कहते हैं हैलोफाइट्स, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, हैलोफाइट्स। ये सभी आपको पता चल गए कि कौन से कैसे पौधे कहां पर किस क्षेत्र में उगते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि कहां के पौधों को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीरीज में अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, फ्रॉम whom डू द साल्ट ऑफ फूड इज फॉर्म्ड, यानी कि भोजन का नमक किससे बनता है। देखो, हम लोग डेली खाना खाते हैं ना, उस खाने में जो हम लोग सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, उस नमक का निर्माण कैसे होता है, ये यहां पर प्रश्न में कह रहा है। फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक एल्कली, यानी कि कमजोर अम्ल या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिश्रण से, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रूडी एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब क्या है यहां पर बेटा, जो आपका प्रबल अम्ल है ये प्रबल क्षार को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, उससे बनता है। या वीक एसिड सीजेज एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली, यानी कि जो एक दुर्बल अम्ल है जो प्रबल क्षार के साथ क्या करता है, अभिक्रिया या उसको समाहित कर लेता है, उसके कारण। या चौथा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिश्रण से। तो बेटा, जो सॉल्ट कंटेंट होते हैं ना, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग अपने भोजन को पकाने में, भोजन में स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सॉल्ट कैसे बनता है बेटा, जब एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड किसको सीज कर लेता है, यानी कि किसको समाहित कर लेता है, एक प्रबल क्षार को समाहित कर लेता है, उसके कारण से आपके खाने वाले नमक का निर्माण होता है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
ठीक है, क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज इनोसिएटेड बाई, ठीक है, यानी कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत है ये किसने प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऊर्जा इतनी अधिक है कि अगर बाहर से कोई भी ऊर्जा या कुछ भी वहां जाता है तो वहां से टकरा करके वो वापस नहीं आता, ठीक है। तो वो क्षेत्र आपका ब्लैक होल कहलाता है। इस पर कई सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य भी कर रहे हैं, कई अंतरिक्ष विज्ञानी। लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन ने किया था, होमी जहांगीर भाभा ने किया था, ठीक है, एस चंद्रशेखर ने किया था, या हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखिए अंतरिक्ष विज्ञान या खगोलविदों की अगर बात करें तो उन खगोलविदों में क्या हरगोविंद खुराना का नाम आता है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने तो जेनेटिक कोड की खोज की थी। होमी जहांगीर भाभा ने क्या किया था? भारत में परमाणु सिद्धांत के जनक इनको कहा जाता है। सीवी रमन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो इन्होंने रमन स्पेक्ट्रा दिया था, लेकिन जो एस चंद्रशेखर हैं इन्होंने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया था। और राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो यहां पर एस चंद्रशेखर ने जो ब्लैक होल का सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो आज के सीरीज का समापन यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। तो फिर आप सभी से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोग तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।